You're watching Book Bites. कभी ऐसा लगता है कि लोग आपकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सही फैसले लेना मुश्किल लगता है? और क्या आप भी उन कामयाब लोगों की तरह सोचना और काम करना सीखना चाहेंगे? तो आज हम स्टीफन आर कवे की जो बहुत मशहूर किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके पहले हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश यही है कि इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझें। कवे असल में बाहरी दिखावे, जिसे वो पर्सनैलिटी इथीक कहते हैं, उससे ज्यादा अंदरूनी चरित्र यानी कैरेक्टर इथीक पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि असली टिकाऊ बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। हाँ, बिल्कुल। और कवे का तर्क यही है कि परमानेंट सक्सेस ऊपरी टेक्निक से नहीं मिलती, वो मिलती है हमारे मूल सिद्धांतों और हमारे नजरिए, जिसे वो पैराडाइम कहते हैं, उसे बदलने से। और ये जो पहली 3 आदतें हैं ना, ये इसी अंदरूनी बदलाव, इसी आत्मजीत या प्राइवेट विक्ट्री पे फोकस करती हैं। एक मजबूत नींव की तरह। बिल्कुल, जिस पर बाहरी सफलता टिक सके। चलिए तो पहली आदत पे आते हैं। प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। ये सुनने में शायद लगे कि पॉजिटिव सोचो, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। अक्सर हम क्या करते हैं, हालात को दोष देते हैं। मौसम खराब है, बॉस ठीक नहीं, किस्मत ही ऐसी है। सही कहा। प्रोएक्टिव होने का मतलब है ये रियलाइज करना कि कोई भी घटना, कोई स्टिम्युलस और हमारा जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स, उसके बीच में एक स्पेस है। उस स्पेस में हमारे पास चुनने की ताकत है, आज़ादी है। प्रोएक्टिव लोग अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनते हैं। वो हालात के शिकार नहीं बनते। वो अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं। शिकायत करने के बजाय वो हल ढूंढते हैं। हाँ, और ये हम कैसे बोलते हैं उसमें भी झलकता है। जैसे मुझे ये करना पड़ेगा के बजाय मैंने ये करने का चुनाव किया है। नेल्सन मंडेला का उदाहरण है। इतने साल जेल में रहे, लेकिन उन्होंने बाहरी परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल, उन्होंने प्रोएक्टिव रहना चुना, अपनी आंतरिक स्वतंत्रता बनाए रखी। अच्छा, अब दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचना कि आखिर में पहुंचना कहाँ है। जैसे कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले ब्लूप्रिंट बनाता है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए एक विजन तय करना, एक तरह का पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। यह हमें दिशा देता है। अगर पता ही नहीं कि मंजिल क्या है, तो फिर कोई भी रास्ता सही लग सकता है या गलत। ये आदत हमें याद दिलाती है कि हर चीज असल में 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर असलियत में। मेंटल क्रिएशन पहले। एग्जैक्टली। तो रोज के काम करते हुए भी वो बड़ा लक्ष्य ध्यान में रहें। स्टीव जॉब्स का नाम आता है दिमाग में। कहते हैं वो हर प्रोडक्ट को इसी नजरिए से देखते थे कि आखिर में ये क्या करेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हाँ, एक क्लियर विजन। ओके, तो विजन बन गया। अब तीसरी आदत, पहले जरूरी चीजें करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये है सेल्फ मैनेजमेंट। अपनी प्राथमिकताओं को समझना और उन पर टिके रहना। हाँ, कोवी इसके लिए कामों को 2 पैमानों पर देखने को कहते हैं। एक तो वो कितना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट, और दूसरा वो कितना अर्जेंट है, मतलब तुरंत करना है। इससे 4 तरह के काम या क्वाड्रेंट बनते हैं। पहला, जरूरी और तुरंत, जैसे कोई क्राइसिस, कोई डेडलाइन। दूसरा, जरूरी पर तुरंत नहीं, जैसे प्लानिंग, सीखना, रिश्ते बनाना, सेहत का ध्यान रखना। तीसरा, तुरंत पर जरूरी नहीं, जैसे कुछ फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स जो शायद उतनी जरूरी न हो। और चौथा, न तुरंत न जरूरी, मतलब टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज। अच्छा, तो फोकस कहाँ होना चाहिए? सबसे ज्यादा असरदार लोग अपना ज्यादातर वक्त और एनर्जी क्वाड्रेंट 2 यानी जरूरी पर तुरंत नहीं वाले कामों में लगाते हैं। यहीं पर असली ग्रोथ होती है, प्लानिंग होती है, प्रिवेंशन होता है। यहीं से लॉन्ग टर्म सफलता आती है। लेकिन ये मुश्किल होता होगा क्योंकि ये अर्जेंट नहीं लगते। बिल्कुल। इसीलिए इसके लिए अक्सर क्वाड्रेंट 3 और 4 के कामों को ना कहना सीखना पड़ता है। ये मुश्किल है पर जरूरी है। ये असल में प्रोएक्टिव होने का ही एक तरीका है। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण ले सकते हैं शायद। अपने पीक पर भी वो रोज घंटों नेट प्रैक्टिस करते थे। वो क्वाड्रेंट 2 का काम था, जरूरी पर शायद उस एक दिन के लिए अर्जेंट नहीं। बिल्कुल सही उदाहरण है। लंबी रेस के लिए क्या जरूरी है, उस पर फोकस। आपने पहले पैराडाइम शब्द का जिक्र किया था। कोवी इसे बार बार इस्तेमाल करते हैं।
ये क्या है असल में? पैराडाइम मतलब हमारा नजरिया, दुनिया को देखने का हमारा चश्मा, हमारा सोचने का ढांचा। कोवी की एक बहुत मशहूर लाइन है, हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। अच्छा। यानी हमारी अपनी कंडीशनिंग, हमारे अनुभव तय करते हैं कि हम क्या देखते हैं। हाँ, और जब हम अपने इस नजरिए को, इस पैराडाइम को बदलते हैं, तो हमारी सोच, हमारे एक्शन और फिर हमारे नतीजे भी बदल जाते हैं। ये जो पहली 3 आदतें हैं ना, ये असल में हमारे अंदरूनी पैराडाइम को शिफ्ट करने के तरीके हैं। जिम्मेदारी लेने का पैराडाइम, लक्ष्य तय करने का पैराडाइम, प्राथमिकताओं पर अमल करने का पैराडाइम। तो ये सिर्फ आदतें नहीं, ये सोचने के तरीके बदलना है। एग्जैक्टली, पैराडाइम शिफ्ट। चलिए आदत 4 से शुरू करते हैं। सोचो कि सब जीतें, मतलब विन विन। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा है, पर ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है। कोवे के सारांश से जो बात उभरती है वो ये कि विन विन असल में एक नजरिया है, मतलब एक मानसिकता। अच्छा, सिर्फ नतीजा नहीं। वही बिल्कुल नहीं। ये मैं जीतूं तुम हारो या समझौता कर लेते हैं वाली सोच से आगे की बात है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि सबके लिए पर्याप्त है और एक का जीतना दूसरे की हार नहीं है। यह आपसी सम्मान और लाभ पर फोकस करता है। तो ये एक तरह का दर्शन हुआ, सिर्फ कोई तकनीक नहीं। हाँ, मानवीय रिश्तों का दर्शन। जैसे वो उदाहरण आपने दिया था कंपनी में मैनेजर और कर्मचारी का। हाँ, मान लीजिए लक्ष्यों को लेकर या काम के बोझ को लेकर कोई टकराव है, तो विन विन सोचने वाला मैनेजर ये नहीं कहेगा कि बस ये करना है। वो बैठेगा, बात करेगा, समझेगा, देखो कंपनी के लक्ष्य ये हैं, तुम्हारी जरूरतें और शायद तुम्हारी क्षमताएं ये हैं, चलो कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे दोनों बातें सध जाएं। मतलब सहयोग, ना कि टकराव। इससे रिश्ते भी मजबूत होते होंगे। बिल्कुल, और लंबे समय में सफलता भी मिलती है। लेकिन ऐसी विन विन स्थिति बनाने के लिए ना मुझे लगता है अगली आदत बहुत जरूरी है। हाँ। आदत 5, पहले समझो फिर समझाओ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एकदम सही। आप किसी के साथ विन विन समाधान कैसे ढूंढेंगे अगर आप वाकई ये समझते ही नहीं कि वो क्या चाहता है, उसकी चिंता क्या है, उसका मुंबई क्या है। कभी जोर देते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सुनते वक्त मन में अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं, हम समझने के लिए नहीं सुनते। हाँ, ये बात तो है, हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने के लिए। बिल्कुल, जबकि ये आदत कहती है सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, मतलब एम्फैटिक लिसनिंग करो, खुद को दूसरे की जगह रखकर महसूस करने की कोशिश करो। जैसे अगर कोई दोस्त दुखी होकर कहे यार कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है? हम फौरन सलाह देने लगते हैं, अरे ऐसा कर लो, या मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन सहानुभूति से सुनने वाला शायद बस इतना कहे, क्या हुआ बताओ ना, मैं सुन रहा हूं। वो पहले सिर्फ समझने पर ध्यान देगा, बिना जज किए, बिना सलाह दिए। हाँ, और जब सामने वाले को यह महसूस होता ना कि उसे सच में सुना और समझा गया है, तब वो आपके लिए खुलता है, तब वो आपकी बात सुनने को भी तैयार होता है, विश्वास बनता है। ये वाकई सुनने में जितना आसान है, करने में शायद उतना ही मुश्किल। हाँ। खैर, जब ये समझ बन जाती है, फिर आती है आदत 6, सिनर्जी का उपयोग करो। सिनर्जाइज यानी मिलकर कुछ बड़ा बनाना। ये वो 1 + 1 = 3 वाली बात है। हाँ, या 10 या 100, ये टीम वर्क की असली ताकत है। पर ये सिर्फ साथ काम करना भर नहीं है। इसकी खास बात यह है कि सिनर्जी मतभेदों को, अंतरों को एक एसेट मानती है, बोझ नहीं। अच्छा, मतलब अलग अलग होना अच्छा है। कोई है जो बहुत डिटेल में जाता है, हर छोटी चीज देखता है। दूसरा है जो बड़े बड़े क्रिएटिव आइडियाज सोचता है। अगर वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय एक दूसरे के इस अंतर का सम्मान करें और उसका इस्तेमाल करें, तो नतीजा शानदार हो सकता है। एग्जैक्टली, वो मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अकेले कभी नहीं बना पाते। इसके लिए बस अपना अहंकार थोड़ा पीछे रखना होता है और विविधता को अपनाना होता है। तो देखा जाए तो आदत 4 विन विन, आदत 5 समझना और आदत 6 सिनर्जाइज, ये तीनों मिलकर हमें दूसरों के साथ बेहतर ढंग से जीना सिखाती हैं। लेकिन ये ऊर्जा, ये प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं आती है सबसे जरूरी 7वीं आदत, आरी को तेज करते रहो। शार्पन द सॉ। आरी तेज करना, ये लकड़हारे वाली कहानी है ना? हाँ, वही। एक लकड़हारा है जो घंटों से पेड़ काट रहा है, थक गया है, पर आरी कुन्न हो गई है। कोई कहता है भाई रुककर आरी तेज कर लो, तो वो क्या कहता है? मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। सही। तो कोवे कहते हैं कि हम भी अक्सर यही करते हैं, काम काम काम,
और खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। आदत 7 कहती है कि अगर लंबे समय तक प्रभावी रहना है तो खुद पर, अपनी क्षमताओं पर निवेश करना होगा, खुद को नवीनीकृत करना होगा। और ये नवीनीकरण सिर्फ सोना या छुट्टी लेना नहीं है। जैसा कि सारांश में बताया गया है, इसके कई पहलू हैं। हाँ, बिल्कुल। कोवे 4 मुख्य आयामों की बात करते हैं। शारीरिक, मतलब व्यायाम, अच्छा खाना, आराम। मानसिक, जैसे पढ़ना, सीखना, नई चीजें सोचना। और भावनात्मक या सामाजिक, यानी अपने रिश्तों को बेहतर बनाना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना। और चौथा है आध्यात्मिक, जो आपके मूल्यों, आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है। ध्यान हो सकता है, प्रकृति में समय बिताना, कुछ भी जो आपको अंदर से शांत करे। तो इन चारों पहियों पर गाड़ी चलती है। बिल्कुल। संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। संतुलन और लगातार थोड़ा थोड़ा सुधार, ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से जीना है ताकि आप लंबे समय तक अपना बेस्ट दे सकें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सातों आदतें, पहली 3 जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं, अगली 3 जो हमें बाहर दूसरों के साथ जोड़ती हैं, और ये 7वीं जो हमें ताज़ा रखती हैं, ये वाकई एक मुकम्मल जीवन का खाका तैयार करती हैं। हाँ, सिर्फ सफलता नहीं बल्कि एक सार्थक, संतुलित और प्रभावशाली जीवन। प्रभावशाली वो नहीं जो सिर्फ खुद आगे बढ़े, बल्कि वो जो दूसरों को भी साथ लेकर चलें। और ये आदतें, ये किसी खास वर्ग के लिए नहीं है। स्टूडेंट, बिजनेसमैन, पेरेंट्स, लीडर्स, सबके लिए प्रासंगिक हैं। और सबसे ज़रूरी बात शायद ये है कि ये सिर्फ पढ़ने या जानने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीने के लिए हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए। शायद आज ही कोई एक आदत चुनकर उस पर काम शुरू किया जा सकता है। छोटा सा कदम। सही कहा। इन आदतों को अपनाने से हमारे सोचने का तरीका, हमारे फैसले और शायद हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अच्छा, जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। कोवे ने व्यक्तिगत आरी तेज करने पर तो बहुत जोर दिया। क्या हो अगर हम इसे एक कदम आगे ले जाएं? सोचें कि किसी ग्रुप में, किसी टीम या समुदाय में मिलकर आरी तेज करने से, मतलब सामूहिक रूप से सीखने और रिचार्ज होने से क्या प्रभावशीलता और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये सोचने वाली बात है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।